हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाओ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8th सिविक्स लेसन 5 है एंड द नेम ऑफ द लेसन इज जुडिशरी। तो ये कंसेप्ट मैप है लेसन का कि विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेसन। फर्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, एपेलेट सिस्टम, ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम. Judiciary. Now, what do you mean by judiciary? In India, we have the rule of law, which we already have read in the previous lesson. Laws apply equally to all the person, and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. अगर कोई लॉ वायलेट हुआ है मतलब उसको तोड़ा गया है तो उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम क्रिमिनल को सज़ा दिलाना होता है, पनिशमेंट दिलाना होता है. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इतनी सक्सेसफुल इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी कंट्री की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है. उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता या किसी पॉलिटिशियन का प्रेशर नहीं होता ना. जुडिशरी मीन्स ऑल द जे फॉर जुडिशरी एंड जे फॉर जस्टिस एंड जे फॉर जजेस. तो जितने भी कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कानून को संभालने का काम करता है, या कानून को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, वो जुडिशरी का होता है. ओके, इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. नाउ व्हाट यू मीन बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? सबसे पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. डिस्प्यूट का मतलब होता है कहा सुनी या दो लोगों के बीच में जो विवाद होता है, दैट इज़ नोन एज डिस्प्यूट. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स. अब जो है जुडिशरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो लोगों के जो विवादों को, डिस्प्यूट्स को सुलझाती है. अब डिस्प्यूट किस किस के बीच के सुलझाती है? फर्स्ट है सिटीजन्स के बीच में. अगर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ डिस्प्यूट है, उसके साथ झगड़ा है, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट और किसी इंसान का आपस में झगड़ा है, या फिर बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, या एक स्टेट गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सपोज करो आप बिहार का जो है एमपी के साथ झगड़ा है, या सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, या किसी एक स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो इन सब को रिजॉल्व करने का, इन सब को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का. What is the role of the judiciary? Dispute between citizen versus state. तो एक जो केस है वो इस केस पे बेस्ड एक फेमस मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है रुस्तम एंड इट वाज प्लेड बाय अक्षय कुमार. तो जो ये केस था इसमें लोगों का जो सिंपैथी था वो कल्प्रिट के तरफ हो गया था, जिसके कारण जूरी ने कल्प्रिट को जो है उसके गिल्ड से बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया, उसको रिलीज़ कर दिया. तब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला अगर जो है जूरी को इसी प्रकार से लोगों के सेंटिमेंट से उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा तो फिर ऐसी जूरी का, ऐसी जुडिशरी का कोई काम नहीं है. इट शुड बी एबॉलिश्ड. डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट वर्सेस स्टेट. अब ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु है और ये 1892 से चला आ रहा है और जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं है. इसमें जो कावेरी वाटर है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके दोनों जो स्टेट्स हैं कर्नाटका और तमिलनाडु ये आपस में झगड़ते रहते हैं. कावेरी कर्नाटका से आती हुई कावेरी नदी का पानी कर्नाटका जो है इनके वाटर क्राइसिस के टाइम पे इसको रोक देती है, जैसे तमिलनाडु के लोगों को वाटर नहीं मिलता. तो कितना गैलन्स ऑफ वाटर तमिलनाडु के लिए छोड़ना है, इसका जो डिसीजन है वो जुडिशरी ने इनको करके दे रखा है. बट ये रेजोल्यूशन भी, ये जो डिस्प्यूट है ये इन दोनों स्टेट्स के बीच में, वो अभी तक भी कंटिन्यू है. नेक्स्ट देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट वर्सेस सेंटर. जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो दिल्ली स्टेट का जो सीएम है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो हमने देखा है कितने ओकेजन में एलजी और जो है दिल्ली के सीएम के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो चुका है. तो इन केसेस में भी किसकी बात को जो है वैलिड माना जाएगा, उस कारण उस कंडीशन में भी जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है
judicial review. Now, what is it? As the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. अब देखो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. सपोज करो पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ पास कर दिया है और उस लॉ के खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है और जो इंडियन सिटीजन्स हैं दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट लॉ. तब क्या होता है, उस लॉ के अगेंस्ट कुछ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं और कोर्ट में फाइल करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ कि जो रूल गवर्नमेंट ने निकाला है दैट इज़ नॉट गुड और दैट इज़ नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द कॉमन ह्यूमन बींग और द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तब क्या होता है, जो जुडिशरी होती है उस लॉ को रिव्यू करती है. रिव्यू का मतलब दोबारा से अच्छे से स्टडी करती है और वो अपना फाइनल जजमेंट देती है कि वेदर दिस लॉ इज़ वैलिड और इनवैलिड. और अगर इनवैलिड होता है तो उस कंडीशन में वो पार्लियामेंट को ऑर्डर देती है कि उस लॉ को वापस ले लिया जाए या उस लॉ को एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया जाए. तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जुडिशियल रिव्यू. थर्ड जो जुडिशरी का काम होता है दैट इज़ अप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. लॉ को संभाल के रखना, कानून को सहेज के रखना. इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना. कभी कभी ऐसा हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी जो है अपनी मन मर्जी की हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में वो कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर वो बैन लगा सकती है. तो ऐसे कंडीशन में जो कोर्ट होते हैं या जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो एक कॉमन सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन violated. Example, the right of Indian citizen to hoist the tricolor 2004. इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो सारे पेन डाउन है. तो उनमें से अगर किसी भी राइट का गवर्नमेंट उल्लंघन करती है, गवर्नमेंट उनको बैन करती है, स्टॉप लगा देती है उनमें या उनको मिनिमाइज़ कर देती है, तो उस कंडीशन में इंडिया का कोई भी सिटीजन कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. इसका एक एग्जांपल है 2004 से पहले गवर्नमेंट ने जो इंडियन ट्राई कलर है वो लोगों को अपने घरों में होस्ट करने से मना कर दिया था. इसके खिलाफ लोगों ने कोर्ट में अपील की और बोला ये हमारा एक राइट होना चाहिए कि हम अपने देश के जो साइंस होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनको उनसे जो है हमारी देशभक्ति जुड़ी हुई है, उनसे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो उन फ्लैग्स को होस्ट करने का अधिकार एक आम आदमी को भी दिया जाना चाहिए. The Supreme Court was established on 26 जनवरी 1950. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो इसी दिन को लागू हुआ था और इसी दिन जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ था. द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक लाइक इट्स प्रीडेसेसर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और ये ब्रिटिश रूल के अधीन था. ये 1937 से 1949 तक इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था. इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस. पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक ऑफिस था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड था. इट मूव टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958 और 1958 में इसकी बिल्डिंग को शिफ्ट करके मथुरा रोड के जो करंट हमारा सुप्रीम कोर्ट है उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया. We often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. The Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिच लोग होते हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा जुडिशरी के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रभाव होता है, उनकी पहुंच होती है, वो कानून के जो सिस्टम है उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं. तो उस सब को भी प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी करती है. आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सलमान खान का जो हिट और रन केस है और जो उसने राजस्थान में ब्लैक चिंकारा को किलिंग केस में वो फंसे हुए हैं, तो वो अभी तक भी ऐसा फंसा हुआ है कि वो उस केस से बाहर नहीं निकल पाया है. तो इससे हमको पता चलता है कि रिच लोग भी कानून के पचड़े में उतने ही बुरी तरह से फंस सकते हैं जितना कि एक आम नागरिक.
One aspect of this independence is the separation of powers. The courts are not under the government and do not act on their behalf. Now see, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो इंडिया की फंक्शनिंग है. सबसे पहले है लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव का मतलब होता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, जिसमें राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आता है. और इनका काम होता है एल फॉर लेजिस्लेटिव मीन्स इनका काम होता है लॉज को बनाना. नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो होता है इंडिया का प्रेसिडेंट. और एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है वो लेजिस्लेटिव के बनाए हुए रूल को इम्प्लीमेंट करना. एंड जो थर्ड ऑर्गन है दैट इज जुडिशरी. और जुडिशरी का जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं या और इनका काम होता है जितने भी इंडिया के अंदर लॉ है उनका प्रोटेक्शन करना और इंडियन सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. इसीलिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं होता है. उनके अपॉइंटमेंट में जो कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके ही कंसेंट पे उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. वो इसलिए किया जाता है, सोचो अगर किसी गवर्नमेंट ने अपने जजेस अपने पसंद के जजेस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया है तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के उन लीडर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले ये जजेस जो है उनको फेवर करेंगे. It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के कारण ही जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं. अगर ये 2 बॉडीज़ अपना काम जो है गलत करेंगे तो जुडिशरी उनके ऊपर हमेशा नज़र रखने के लिए इट इज़ ऑलवेज देयर. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens. और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए केवल एक ही बॉडी हमारे पास दैट इज जुडिशरी. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. और दूसरा जो है जुडिशरी को इतना पावरफुल इसलिए भी बना दिया है क्योंकि कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव करना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है. ऐसा नहीं है कि किसी कोर्ट ने अगर गवर्नमेंट के फेवर में कोई फ़ैसला नहीं सुनाया तो गवर्नमेंट उससे नाराज़ हो गई और उसको तुरंत उसने रिमूव कर दिया या फिर उसके जॉब से उसको फायर कर दिया, सस्पेंड कर दिया. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव करना इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर. तो वो प्रोसीजर्स को इसीलिए डिफ़िकल्ट रखा गया है सो दैट कोई भी गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल लीडर है वो उनको इजीली रिमूव ना कर सके और जजेस के ऊपर नौकरी जाने का डर ना रहे. जस्टिस वी रामास्वामी, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1991, फर्स्ट एवर टू फेस इम्पीचमेंट. और जो फर्स्ट जज है इंडिया में जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा है. इम्पीचमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंडर किसी भी जज को रिमूव किया जाता है. तो ये जो फर्स्ट और लास्ट जज हैं अभी तक 2020 तक जिनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा था. Anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके राइट्स जो हैं उनको नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट जाके अपने राइट्स ले सकते हैं. There are 3 different levels of courts in our country. सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्ट्स. सबसे पहले हम सबसे निचले स्तर का जो कोर्ट है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बारे में बात करते हैं. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्टेड विथ आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. जैसे हर कोई किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है तो सबके सब जितने भी होते हैं वो अपील करने के लिए दिल्ली में सिचुएटेड सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते या अपने स्टेट के हाई कोर्ट में तो नहीं जा सकते. इसलिए सबसे पहले अपील करने का जो मीडियम होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सबसे ज़्यादा अपील केसेस आते हैं.
These are usually at the district or tehsil level or in towns, and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judges. और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिसका जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है. द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ मोर कॉमनली नोन बाय डिफरेंट नेम्स. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोला जाता है और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं. दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट, इसको ट्रायल कोर्ट भी बोला जाता है, और द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज भी बोला जाता है. द एडिशनल सेशन जज कोर्ट भी बोला जाता है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज. तो ये वेरियस नेम्स बाय विच दिस court is being called. So this is one of the image of district court situated in Sikkim. Next we talk about high court. Each state has a high court. Right now we have 28 states in our country, so it means we are having 28 high courts, but here it is showing that in India we only have 25 high courts. Why so? अभी आप देखिए इसको. हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट स्टैब्लिश इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862. जो ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम में उन लोगों ने इंडिया को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर रखा था. नाउ डेज वी कॉल देम स्टेट्स, बट उस टाइम पे दे यूज टू कॉल इट प्रेसिडेंसीज. तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थे, इन 3 इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज में 3 हाई कोर्ट थे. द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966. तो सबसे जो लास्ट में हाई कोर्ट सेटअप हुआ था ब्रिटिश टाइम के टाइम, वो था दिल्ली का हाई कोर्ट. करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स. While many states have their own high court, but पंजाब और हरियाणा share a common high court. जैसे पंजाब और हरियाणा की common capital है, similarly they have a common high court, और वो situated है चंडीगढ़ में. और जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, उनका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी. दैट्स वाई जो हमारे अभी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, और जबकि जो हाई कोर्ट्स हैं वो केवल 25 दिखा रहा है. वो इसलिए कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं. एंड द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, विच इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज CJI. दीज द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाकी सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, उनको वो मानने ही पड़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को वो पलट नहीं सकते हैं. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by the High Court are binding on the lower courts. Integrated का मतलब होता है एक प्रोसीजर से जो होता है जुडिशियल सिस्टम है, जो लोअर कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनको अपर कोर्ट तो चेंज कर सकता है, बट जो अपर कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं उनको लोअर कोर्ट चेंज नहीं कर सकता. अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट. अगर उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके साथ न्याय या इंसाफ नहीं किया है तो दे कैन मूव टू द हाई कोर्ट. और अगर हाई कोर्ट में भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एक जो हेड होता है सुप्रीम कोर्ट का दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अ मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस. और उनके अलावा 34 और जजेस होते हैं जो अपॉइंटेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट में. एंड करेंटली शरद अरविंद बोबडे इज 47 CJI. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम. अपीलेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं. इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल एंड दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली विथ लक्ष्मण्स ब्रदर एंड देयर फैमिलीज. तो ये एक
सुधा गोयल की स्टोरी है, जिनका विवाह जो है लक्ष्मण कुमार नाम के किसी व्यक्ति के साथ हुआ था। एंड ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स, और 1980 में सुधा की हॉस्पिटल के अंदर मौत हो जाती है। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन अ कोर्ट, तो जो सुधा के जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने कोर्ट में एक केस फाइल किया। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 4 of her neighbors were called in as witnesses. They stated that on the night of December 1 they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. और जो 4 विटनेस थे उनके नेबर्स के, उन लोगों ने बोला कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीखें सुनी थी और तब वो जो है लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ भागे थे जहाँ पर सुधा रह रही थी। देयर दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विथ हर साड़ी इन फ्लेम्स, जब वो उसके फ्लैट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में पूरे आग की लपटें लगी हुई थी। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट, और उसके पड़ोसियों ने सुधा को बचाने की कोशिश की उसको पूरा ब्लैंकेट उड़ा के। और सुधा जब रास्ते में थी तो सुधा ने अपने पड़ोसियों को बताया कि उसकी मदर इन लॉ शकुंतला ने उसके ऊपर केरोसिन का ऑयल डाला और उसके हस्बैंड ने जो है लक्ष्मण ने उसको आग लगाई। During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that the Sudha has been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a freeze on the birth of the first child. पड़ोसियों के अनुसार जो सुधा थी, सुधा के इन-लॉज उसको बहुत टॉर्चर करते थे डाउरी के लिए, और उसके पहले बच्चे के बर्थ के बाद वो उससे और डाउरी को लेके आने के डिमांड करते जा रहे थे। As a part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. जबकि उसकी जो मदर इन लॉ है और उसके जो इन लॉज हैं उन लोगों ने बोला कि जो सुधा की साड़ी है वो उसको खाना बनाते वक्त उसमें आग लग गई। On the basis of this and other evidences, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. इस केस की हेयरिंग जो है ट्रायल कोर्ट में हुई, तो ट्रायल कोर्ट ने इन तीनों को गिल्टी माना और तीनों के तीनों को डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा दे दी। उसके बाद जो कल्प्रिट्स थे उन लोगों ने क्या किया, केस को मूव ऑन किया हाई कोर्ट में। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, उसके बाद जो है उन्होंने वो बड़ा लॉयर हायर किया होगा ऑब्वियसली। फिर क्या होता है, लॉयर बहुत सारे झूठे एविडेंसेस को क्रिएट करता है और उनको कोर्ट के बिफोर रखता है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्रा वर एक्विटेड। हाई कोर्ट ने तीनों के तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। In 1980, women's group across the country spoke out against dowry death, और जैसे ही इन तीनों कल्प्रिट्स को कोर्ट ने बरी किया पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और जैसे आप लोगों ने देखा था जो कोई केसेस होते थे, निर्भया जो केस हुआ था उसके अगेंस्ट भी जो है पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और उस गुस्से के कारण ही उसके जो चारों कल्प्रिट्स थे उन कल्प्रिट्स को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी। तो ऐसे ही जब सुधा के तीनों जो कल्प्रिट्स थे उनको रिलीज़ कर दिया हाई कोर्ट ने, तो उसके अगेंस्ट पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हुए। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, और उन लोगों ने जो है कोर्ट की इस फेलियर पे कि वो जो है सुधा को न्याय नहीं दिला पाई। ऑल ओवर द कंट्री दे प्रोटेस्टेड, दे ब्रॉट आउट द मार्चेस। The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstration and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court. तो बहुत सारे जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी उनको इस फैसले से बहुत हर्ट हुआ और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाली थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। In 1985, the Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court, और finally Supreme Court में बहुत लंबी जो है इसकी हियरिंग चली और हाई कोर्ट से जो है जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो हाई कोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, उन्होंने लक्ष्मण और उसकी मदर को गिल्टी माना और उसके ब्रदर इन लॉ यानी सुधा का जो देवर था उसको उन्होंने बरी कर दिया। Because they did not have enough evidences against him, the Supreme Court decided to send the accused to prison for life, और उन दोनों को, उसकी मदर इन लॉ को और उसके हस्बैंड को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई।
डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम के कौन कौन से ब्रांचेस हैं? देखो, लॉ हमारी कंट्रीज़ में किस किस पार्ट में डिवाइडेड। फर्स्ट है आपका क्रिमिनल लॉ, सेकंड है आपका सिविल लॉ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ। इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है इसमें ऐसे केसेस आते हैं जिनको जुडिशरी के लैंग्वेज में जिनको अपराध माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, चोरी करना, हैरेसिंग अ वुमेन, किसी वुमेन को प्रताड़ित करना, टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर। तो ये सारे केसेस जो होते हैं, बहुत हीनियस जो केसेस होते हैं, जो ज़्यादा सीवियर दिखते हैं आपको, इनको हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। क्रिमिनल लॉ इट यूजली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको एफआईआर बोलते हैं। कोई भी जो क्रिमिनल लॉ होता है उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में उस इंसिडेंट की एफआईआर कंप्लेन करो विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। और जैसे ही एफआईआर आप जो है रिपोर्ट करते हो नियर बाय पुलिस स्टेशन में, उसके बाद पुलिस का फर्स्ट काम होता है उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना। एंड इफ़ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल और फाइंड। और उसके बाद अगर एक्यूज जो है गिल्टी होता है, वो अपराधी निकलता है, तो उसको या तो कोर्ट के थ्रू जेल भेज दिया जाता है या उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है? इट डील्स विथ एनी हार्म। इसमें जो है क्रिमिनल लॉ के जैसे सीवियर केसेस नहीं होते हैं, लाइट केसेस होते हैं जिसमें आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, किसी को घायल करते हो या किसी के अधिकारों को वायलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड। अगर किसी के ज़मीन के खरीद में या बेच में आपने धोखाधड़ी कर दी, किसी और की ज़मीन किसी और के नाम से बेच दी, या परचेस ऑफ गुड्स, अगर आप कोई गुड्स लेते हो, सामान वगैरह लेते हो, तो उसमें आपको धोखा हुआ है। रेंट के जो मैटर हैं, किराएदार और मकान मालिक के जो विवाद होते हैं, डाइवोर्स के जो केसेस होते हैं, जो लोअर श्रेणी के जो केसेस होते हैं, उनको हम सिविल लॉ की कैटेगरी में रखते हैं। सिविल लॉ में अ पेटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट। इसमें जो है इन केसेस में आपको एक पेटिशन कोर्ट में डालनी पड़ती है। जो अफेक्टेड पार्टी होती है, जो पार्टी पीड़ित होती है, वो पार्टी क्या कर सकती है? कोर्ट में एक पेटिशन डालती है। इन अ रेंट मैटर ईदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। अगर रेंट का मैटर है तो उसमें दोनों पार्टीज यानी मकान मालिक और किराएदार कोई भी केस फाइल कर सकता है। डज एवरी वन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? हमारे इंडिया में कोर्ट क्या सबके एक्सेस में है? हर कोई जो है कोर्ट जा सकता है। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल रखा है जो राइट टू जस्टिस है वो हर किसी का है, और इंडिया के अंदर हर सिटीजन, गरीब अमीर, मेल फीमेल, रिच पुअर, और कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, दे कैन अप्रोच टू कोर्ट। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन जो पर्सन होता है दे डोंट गो टू द कोर्ट, और वो लोग जो हैं बिना कोर्ट में जाए ही जो भी फैसला होता है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। बिकॉज लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि आपको पता है जो वकीलों की फ़ीस होती है वो कितनी महंगी होती है, और हियरिंग जो है इतना टाइम लगाती है। सम टाइम इट कैन टेक 10 years, 20, 30, 40. वी हैव सीन मैनी केसेज विच हैव टेकन एज मच एज लॉन्ग टाइम लाइक 30 to 40 years. और पेपर वर्क for a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. तो इसीलिए जो कॉमन पर्सन है, जो इसकी रोज़ की जो लाइफ है वो उसके बेचारे के दिहाड़ी पे चल रही है। सपोज इफ़ ही इज़ वर्किंग टुडे तो ही इज़ गेटिंग मनी, एंड इफ़ इज़ नॉट वर्किंग ही इज़ नॉट गेटिंग मनी। तो ऐसा पर्सन जो है वो कोर्ट की फ़ीस यानी जजेस जो वकील होते हैं, वकील की फ़ीस अफोर्ड कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई दे डोंट अप्रोच टू द कोर्ट्स। PILs, now what are PILs? In response to this, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के PIL सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंट्रोड्यूस किया है 1981 में। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस।
जिससे क्या हुआ, लोगों का न्याय के ऊपर ज़्यादा भरोसा हो और उनका प्रोसीजर भी लेंदी ना हो और उनका पैसा भी ना लगे। PIL, it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है राइट्स उसका वायलेट हुआ है, उसके राइट्स की अनदेखी हुई है, फिर वो जो व्यक्ति है वो कोर्ट के फीस को पे करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, तब उस कंडीशन में कोई भी एक इंडिविजुअल जो उसकी मदद करना चाहता है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है उस पर्टिकुलर जो पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक सिंपल PIL, एक ये जो सिंपल सी एप्लीकेशन जैसी होती है, उसको फाइल कर सकता है। Even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as PIL. अगर आप सपोज करो बहुत दूर रहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो अगर आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को एक सिंपल लेटर या टेलीग्राम भी भेजा है तो वो भी आपका PIL के तौर पे एक्ट करेगा। इन द अर्ली ईयर्स PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन। जब PIL इंट्रोड्यूस किया था तो इसके अर्ली सालों में, शुरुआती सालों में PIL को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिससे बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए। जैसे बहुत सारी जगह पे जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं उनको भी रिलीज किया गया। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर दियर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट। और बिहार के बहुत सारे जेलों में से ऐसे प्रिजनर्स को भी रिलीज़ करने में हेल्प मिली जिनका कोर्ट से फैसला आ चुका था कि उनकी जो जेल की टर्म है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनको रिलीज नहीं किया गया था। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided school is because of a PIL? आप लोगों ने मिड डे मील के बारे में बहुत सुना होगा, तो आपको पता है ये मिड डे मील भी जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइल की गई PIL के कारण ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। In 2001, the droughts in Rajasthan and Odisha meant that million faced an acute shortage of food. 2000 का जो ड्रॉट था उसने राजस्थान और उड़ीसा के बहुत सारे एरियाज़ में भूखमरी की स्थिति जो है वो पैदा करती थी, जिस कारण से लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था और वो खाने के लिए तरस गए थे। In that case, meanwhile the government godowns were full of grains, often this was being eaten away by rats। और जबकि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के गोडाउन होते हैं, आपको पता होगा गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे फसल का टाइम होता है तो किसानों से पूरी फसल खरीद के उसको अपने गोडाउन में उसको स्टोर कर लेती है। तो एक तरफ तो देखो जो आम आदमी है वो भूखे मर रहा है, पर दूसरी तरफ जो सरकारी गोदाम है वो अनाजों से भरे हुए थे और वो सारा अनाज वेस्ट हो रहा था और उनको चूहे खा जा रहे थे। In this situation, a hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties और PUCL, तो ऐसे कंडीशन में PUCL नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की। उसमें बोला गया, इट स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ लाइफ गारंटीड इन आर्टिकल 21, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 21 में उनको स्टेट किया हुआ है। इंक्लूड्स द राइट ऑफ फूड, उसके अकॉर्डिंग जो है हमको जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको राइट टू फूड भी मिलता है, और जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टेट या अपनी टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों को भूख से बचाए। The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains। और जब स्टेट ने अपना स्टैंड रखा कि उनके पास जो है एडिक्वेट फंड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो इतने सारे लोगों के लिए फूड प्रोवाइड कर पाए, तब जो है उनके गोडाउंस का हवाला दिया गया जहाँ पर बहुत सारा ग्रेन्स जो है अवेलेबल था। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूल निकाला कि हर स्टेट की ये सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि ऐसे केस में जब ड्रॉट आ रखा है स्टेट में, उस कंडीशन में अपने स्टेट के लोगों को सबसे पहला काम है उसका फूड प्रोवाइड करना। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, और उसने गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया कि वो लोगों को मोर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करे
टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइजेस थ्रू अ गवर्नमेंट राशन शॉप्स। और उसने ये भी बोला कि ऑल ओवर इंडिया में राशन की शॉप्स खोली जाएं जिसमें जो है लोगों को बहुत ही चीपली राशन को अवेलेबल कराया जाए। एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए जिससे उनकी भूखमरी की प्रॉब्लम दूर हो सके। इट ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 कमीशन भी अपॉइंट किए जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम के ऊपर अपनी नज़र रख के सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगी। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कहने का मतलब जस्टिस होने में जितनी देरी होगी जस्टिस उतना ही कम होगा। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that court take to hear a case। हमारी इंडिया की जो दूसरी प्रॉब्लम है, हमको अपने कोर्ट से अपने केस के लिए फैसला आने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, और इस लंबे समय को देखते हुए बहुत सारे पीड़ित लोग हिम्मत हार देते हैं और वो अपना केस आगे नहीं बढ़ाते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड is often used to characterize this extended time period that court takes। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया के अंदर जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, जितना उनका जितना एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज़्यादा कम है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 31 है और वर्किंग स्ट्रेंथ है 28 और वैकेंसीज है 3। तो 3 जजेस जो है अभी भी कम है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है 1079 जजेस की है, बट जो वर्किंग जजेस हैं वो 645 है, और जो जजेस जिनका अपॉइंटमेंट होना है और या जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है वो है 434। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखिए 22,000 स्ट्रेंथ है, जबकि केवल 17,000 जजेस ही अपॉइंटेड हैं और 5,000 जजेस के पोस्ट अभी भी वेकेंट हैं। Now lesson is almost finished. This is glossary and these are the glossary words. Acquit. Acquit means this refers to the court declaring that a person is not guilty। जब कोर्ट किसी को उसके अपराध से मुक्त कर देता है, निर्दोष, that is निर्दोष साबित होना, that is acquit। To appeal, in the context of this chapter, this refers to a petition filed before a higher court to hear a case that has already been decided by a lower court। जब किसी को lower court से judgment उसके इच्छा के according नहीं मिलता है तो वो बड़े कोर्ट में जब अपील करता है, that is known as to appeal। Next है compensation। Compensation in the context of this chapter refers to money given to make amends फॉर एन इंजरी और लॉस। अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, गाड़ी का, जान का, माल का, तो उसकी भरपाई करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हम कंपनसेशन यानी राहत मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है एविक्शन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लैंड होम्स दैट दे आर करेंटली लिविंग इन। किसी को अपने घर से या उसकी ज़मीन से बेदखल करना, दैट इज़ एविक्शन। वायलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब कोई रूल या कोई कानून को तोड़ना। उस नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। यू कैन पॉज द वीडियो एनी टाइम and read the question and find out the answers on your own, and all the answers have been elaborately described and discussed in this lesson, so it will not be difficult for you people to find out the answer. So please do like our channel Wow Education for such more videos. Thank you so much.